कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं जब दिमाग कहता है बस अब कहीं ना कहीं घूम आते हैं वरना सिस्टम हैंग हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ की शक्ति, भक्ति और शांति का एहसास बिल्कुल ही अलग होता है। हम दर्शन करने वाले हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और साथ ही एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के कुछ खूबसूरत और पवित्र प्लेसेस। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं उज्जैन ट्रिप। हर हर महादेव। सुबह की शुरुआत हो जाती है, नहा धोकर रेडी हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं महाकाल यात्रा पर जाने के लिए। फिलहाल हम लोग टाइम पर स्टेशन पहुंचने की कोशिश में हैं क्योंकि हमें ट्रेन मिस नहीं करनी है। हमारी टीम ए आ चुकी है, मौसम एकदम साफ है, तो चढ़ती धूप के साथ मिलते हैं आपको स्टेशन पर। तो गाइज हम लोग अभी स्टेशन पहुंच गए हैं। ट्रेन आने में अभी थोड़ा टाइम है, तो पहले टिकट लेकर प्लेटफॉर्म चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद अपनी ट्रेन भगत की कोठी काचीगुड़ा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एंट्री करती है। अपने होम टाउन पर 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद गाड़ी वापस से चलना स्टार्ट करती है और इसी के साथ हम लोग अपने होम स्टेशन को बाय बाय कर देते हैं। हमारी ये ट्रेन जोधपुर राजस्थान के भगत की कोठी स्टेशन से चलकर तेलंगाना हैदराबाद के काचीगुड़ा स्टेशन तक कुल 1949 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और इस ट्रेन के उज्जैन पहुंचने का टाइम दिन में 1 बजे का है, यानी कि रेलवे टाइम के हिसाब से ये हमें 13 बजे उज्जैन स्टेशन पर पहुंचा देगी। अभी तक तो सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार चल रहा है और सुबह सुबह का टाइम है, तो ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, इसलिए हमें विंडो सीट भी आसानी से मिल जाती है। 2-3 स्टेशन क्रॉस करते हुए हमारी ट्रेन रतलाम जंक्शन पर आकर रुकती है और ट्रेन के रुकते से ही मैं और अपने जग्गू भैया पानी भरने के लिए नीचे उतर जाते हैं क्योंकि अब टाइम था हमारे खाना खाने का, जो कि हम लोग घर से लेकर चले थे। पहले सोचा था कि इतनी छोटी जर्नी में क्या ही भूख लगेगी, लेकिन ये छोटे छोटे पल ही तो हमारे सफ़र को खास बनाते हैं। अब हमारा खाना पीना हो चुका था, तो बाहर का व्यू देखते देखते हम आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं आपसे उज्जैन स्टेशन पर। तो गाइज आखिरकार हम लोग उज्जैन स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और हमारी जो ट्रेन है अपने निर्धारित समय से पूरे 10 मिनट लेट आई है, पर कोई बात नहीं, सफ़र एकदम अच्छा रहा। स्टेशन पर उतरते से ही पहला काम था हम लोग एक अच्छा सा रूम ले जो मंदिर परिसर के एकदम पास में हो, तो और भी बढ़िया है। तो बिना किसी देरी के एक ऑटो वाले भैया हमें एक अच्छा सा नीट एंड क्लीन रूम दिखाते हैं जो मंदिर परिसर के एकदम नज़दीक में था। तो रूम पर पहुंचने के बाद जल्दी से हम लोग हाथ मुंह धो लेते हैं, लगेज सेटल कर लेते हैं और आगे की प्लानिंग को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल हम 6 जनों ने मिलकर इस ट्रिप का प्लान किया था, जिसमें से हम 4 तो आ गए हैं, लेकिन हमारे 2 दोस्त और जो किसी रीज़न से हमारे साथ नहीं आ पाए थे, वो बस से आ रहे हैं जो रात में हमसे जुड़ेंगे। अब रूम से निकलकर सीधा भस्म आरती की टिकट काउंटर वाली साइड पहुंच गए। सोचा था कि बस जाकर टिकट ले लेंगे और मॉर्निंग में 4 बजे वाली भस्म आरती भी अटेंड कर लेंगे, लेकिन टिकट काउंटर के पास जाकर पता चला कि यहाँ तो बिल्कुल सीन ही अलग है। हमें यहाँ भस्म आरती के लिए लाइन में लगे लोगों द्वारा बताया जाता है कि अगर आपको भस्म आरती देखनी है तो आपको रात में 12 बजे से लाइन में लगना पड़ेगा। उसके बाद सुबह 6 बजे नंबरिंग होती है, जिसमें 60 लोगों को ही भस्म आरती के पास दिए जाते हैं। तब जाकर आप अगले दिन वाले सुबह 4 बजे की भस्म आरती का हिस्सा बन पाएंगे। अब ये सब जानने के बाद हम लोग काफ़ी निराश हो गए थे क्योंकि महाकाल की भस्म आरती देखना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। शायद इस बार हमारे नसीब में नहीं था, पर अगली बार ज़रूर हम लोग भस्म आरती का हिस्सा बनेंगे। मन उदास था, पर एक दूसरे को समझाते हुए हम लोग वापस से अपने रूम पर लौट जाते हैं। रूम पर जाते टाइम हम ऐसे ही एक म्यूज़ियम का पास ले लेते हैं और घूमने चले जाते हैं, जहाँ पर हमें फ़ोटो और वीडियो शूट तो नहीं करने दिया जाता है, पर इस म्यूज़ियम में मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों से खुदाई में निकली हुई मूर्तियाँ थी। सच में जितना सोचा था म्यूज़ियम उससे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर पुराने युग और पुरानी हिस्ट्री का फील आ रहा था। म्यूज़ियम घूमकर आने के बाद अब शाम हो जाती है और हम लोग सब वापस रूम पर आ जाते हैं। रूम पर आने के बाद सब एक एक कर नहा लेते हैं क्योंकि अब बारी थी महाकाल लोग घूमने जाने की। तभी अपने 2 दोस्त और जो बस से आ रहे थे वो भी फाइनली उज्जैन पहुँच गए थे। अब हमारा पूरा ग्रुप कंप्लीट हो चुका था। जय श्री महाकाल क्या बोलते पब्लिक लोग, जय श्री महाकाल क्या बोलते पब्लिक लोग। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कॉरिडोर घूमने से पहले कुछ खाना ज़रूरी था, इसलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना पहले खाना हो जाए। यही सोचते हुए हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट में घुस गए, जहाँ पर हमने थोड़ी ट्रिप प्लानिंग, थोड़ी बातें और गर्मा गर्म खाने का मज़ा लिया।
तो अब मिलते हैं आपसे महाकाल लोक में। महाकाल लोक, जितना सुना था उतना अनुभव भी किया। चारों तरफ रोशनी, भक्ति और शांति। ऐसा लग रहा था जैसे शहर से निकलकर किसी अलग दुनिया में आ गए हो। सबसे पहले हमारी एंट्री हुई वाटर शो में। लाइट बंद हुई, म्यूजिक शुरू हुआ और फव्वारे के साथ उठता पानी रोशनी के साथ नाचने लगा। थोड़ी देर के लिए बस आंखें देख रही थी, मन अपनी जगह स्थिर हो चुका था। वाटर शो देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं महाकाल लोक के लंबे कॉरिडोर की तरफ। दोनों तरफ लगी भगवान महाकाल से जुड़ी हुई अलग अलग कलाकृतियाँ, जिन्हें इतनी बारीकी से डिज़ाइन किया गया था। कहीं किसी आर्टिकल का रुद्र रूप तो कहीं शांत स्वरूप। हर स्टेप पर मानो इतिहास और भक्ति एक साथ चल रही हो। ये व्यू अपने आप में अद्भुत था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं महाकाल लोक परिसर में बने भारत माता मंदिर तक। ये एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इंडिया के कल्चर और यूनिटी को दर्शाने वाला एक प्लेस है। यहाँ भारत माता की प्रतिमा को साहस और गर्व के रूप में दर्शाया गया है। इस मंदिर का एनवायरनमेंट एकदम शांत और प्रेरणादायक था। उज्जैन की इस पवित्र धरती पर कदम रखते ही एक अलग शांति महसूस होती है। महाकाल लोक की एंट्री रात में 10:30-11 बजे तक बंद कर दी जाती है। जब हम लोग लगभग 8:30 बजे कॉरिडोर घूमने आए थे, तब हम लोग ये सोच के आगे बढ़े थे कि पूरा कॉरिडोर पूरे मन से घूमेंगे। और सच बताए तो सिर्फ 2-2.5 घंटे में पूरा कॉरिडोर हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो गाइज, ये था महाकाल लोक। रात में हमने पूरा कॉरिडोर घूम लिया। अब मिलते हैं आपसे अगली सुबह, नई शुरुआत, भस्म आरती और बाबा महाकाल के दर्शन के साथ। जय श्री महाकाल। तो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और अभी हम लोग उठकर नहा लिए हैं। कल रात महाकाल लोक घूमकर थक चुके थे, लेकिन थकान के बावजूद भी नींद ढंग से पूरी नहीं हो पाई है। बस 1-2 घंटे की पावर नैप ली और वापस उठ गए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें भस्म आरती के पास तो नहीं मिल पाए थे, लेकिन हम लोग महाकाल महाराज की चलित भस्म आरती में शामिल होने जा रहे हैं। सुबह का माहौल एकदम शांत है। बाहर अभी अंधेरा था, हल्की सी ठंड भी थी, इसलिए आरती में जाने से पहले सोचा थोड़ा गर्मा गर्म चाय हो जाए। रात भर जागने, नींद कम होने की वजह से इस समय चाय की बिल्कुल ज़रूरत जैसी लगने लगी थी। चाय वाई पीकर अब हम लोग रिक्शे से मंदिर परिसर की ओर निकल चुके हैं। हमें 4 नंबर गेट तक जाना था क्योंकि वहीं से एंट्री मिल रही थी। अब हम लोग मंदिर हॉल में आ गए थे। यहाँ की भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भस्म आरती का कितना क्रेज है लोगों में। सुबह सुबह का टाइम जहाँ अभी भी आधा उज्जैन सो रहा है, वहीं पर यहाँ एक अलग ही दुनिया है जो बाबा महाकाल की एक झलक देखने के लिए जाग रही है। मंदिर हॉल में एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी। टीवी के माध्यम से महाकाल महाराज के लाइव दर्शन हो रहे थे और हम बस स्क्रीन पर अपनी आंखें जमाए खड़े थे। हॉल में भीड़ चारों तरफ फैली हुई थी। शंख, ढोल, ताशों से पूरा एटमॉस्फेयर गूंज रहा था। एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि हम लोग टीवी से भस्म आरती देख रहे हैं। फील ऐसी आ रही थी कि सब कुछ हमारे सामने ही चल रहा है। भस्म आरती को शब्दों में बता पाना मुश्किल है। ये एक एहसास है जो यहाँ आकर ही महसूस होता है। 3 घंटे की भस्म आरती अब पूरी हुई और अब हम लोग धीरे धीरे गर्भगृह की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ उज्जैन के राजा बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा महाकाल के दर्शन हो चुके थे, मन एकदम शांत हो चुका था और अब हम लोग मंदिर प्रांगण में बाहर आ गए थे। बाहर आकर हम कुछ यादगार पलों की फोटो और वीडियो शूट करते हैं ताकि ये पल हम हमेशा याद रख सके। तो गाइस, सुबह के 7 बजे हैं। अब हम मंदिर परिसर से दूर टेम्पो स्टेशन पर पहुंच गए हैं, जहां हमने सुबह का चाय नाश्ता किया और साथ ही शुरू की इस आध्यात्मिक शहर को घूमने की प्लानिंग। अब हम लोग एक रिक्शा बुक कर लेते हैं, जिससे हम शहर के प्रमुख दार्शनिक स्थलों को एक्सप्लोर करेंगे। हमारा मिशन है जितना हो सकेगा उतनी जगह एक्सप्लोर करना। इसी के चलते हम लोग उज्जैन की प्रमुख 8-9 जगह को सिलेक्ट करते हैं, जो आप लोग आगे देखोगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं माता गढ़कालिका मंदिर से। बात करें इस मंदिर की तो उज्जैन में स्थित ये मंदिर माता गढ़कालिका को समर्पित है, जो शक्ति और रक्षा की देवी मानी जाती है। उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिरों में से ये एक मंदिर है जहाँ महाकवि कालिदास जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। सुबह सुबह यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होने की वजह से हमें आसानी से दर्शन भी हो जाते हैं।
तो अब चलते हैं आगे हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो थे स्थिरमन गणेश मंदिर। यहाँ विराजमान स्थिरमन गणेश जी, जिनकी स्थापना खुद भगवान श्री राम के हाथों हुई है, यहाँ आकर हमें ये पता चलता है। कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान जब भगवान श्री राम अवंतिका नगरी में पधारे थे, तब माता सीता के कहने पर मन की शांति और स्थिरता के लिए स्थिरमन गणेश जी की स्थापना की गई थी। साथ ही श्री लक्ष्मण जी द्वारा चिंतामण गणेश जी की स्थापना स्वयं अपने कर कमलों द्वारा की गई थी। इस मंदिर परिसर में बनी लक्ष्मण बावड़ी आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने बाण से पृथ्वी खोदकर इसे प्रकट किया था। स्थिरमन गणेश और चिंतामण गणेश जी का इतिहास जानने के बाद हमारा रिएक्शन अपने आप बदल जाता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ दर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुरानी हिस्ट्री को महसूस कर रहे हैं। ये दोनों मंदिर केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि रामायण काल से जुड़ा हुआ वो फेथ, वो आस्था है जो आज भी लोगों द्वारा उतनी ही महसूस की जा सकती है। तो गाइज अभी हम लोग मौजूद है उज्जैन की एक ऐसी जगह पर जो अपने आप में एक रहस्य को समेटे हुए है। ये है काल भैरव मंदिर। बाबा काल भैरव महादेव का ही एक उग्र रूप माने जाते हैं। मान्यता है कि महाकाल ने काल भैरव को उज्जैन की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, इसलिए उन्हें शहर का कोतवाल या रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में बाबा काल भैरव को शराब चढ़ाने की एक अनोखी परंपरा है। कहा जाता है कि जब शराब प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है तो वो रहस्यमयी तरीके से अपने आप गायब हो जाती है। ये बातें शायद आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, पर हमने खुद यहाँ इस दृश्य को अनुभव किया है। तांत्रिक और अघोर संप्रदाय के साधुओं के लिए काल भैरव पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो उज्जैन के सारे दार्शनिक स्थल अपने आप में ऐतिहासिक है, पर बात करें बाबा काल भैरव मंदिर की तो महाकाल दर्शन के बाद सबसे ज़्यादा भीड़ आपको इसी मंदिर में देखने को मिलेगी। पिछली बार जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमें दर्शन करने के लिए 2-3 घंटे लाइन में लगना पड़ा था, लेकिन इस बार हमें बाबा काल भैरव की आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला और साथ ही कम भीड़ होने की वजह से हमें आसानी से दर्शन भी हो गए। तो गाइस ये थे बाबा काल भैरव, जो उज्जैन के द्वारपाल या रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि इनके दर्शन के बिना उज्जैन यात्रा अधूरी है। अब हम चलते हैं आगे उज्जैन के एक और पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल की तरफ। शिप्रा नदी के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ ये मंदिर सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि प्राचीन कथाओं और खगोलीय महत्व से भी जुड़ा हुआ है। ये है मंगलनाथ मंदिर। अगर बात करें यहाँ के फैक्ट की, तो जैसे महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर को शनि भगवान का जन्म स्थान माना जाता है, उसी प्रकार उज्जैन नगरी यानी कि अवंतिका खंड में मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना गया है। ये सारी जानकारी हमें यहाँ फूल प्रसाद देने वाले भैया द्वारा पता चलती है। मंदिर के बारे में जानकारी देते हुए ये बताते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार जब युद्ध के दौरान शिवजी के मस्तिष्क का पसीना धरती पर गिरा था, तब माँ पृथ्वी के गर्भ से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। इस मंदिर में मंगल दोष की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। भैया बताते हैं कि अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष हो, शादी, करियर या फैमिली प्रॉब्लम्स हो, तो लोग इन सब समस्याओं के लिए यहाँ पर विशेष अनुष्ठान और पूजा करवाते हैं। पुराने काल में इस स्थान से मंगल ग्रह को स्पष्ट देखा जा सकता था, इसलिए इसे पृथ्वी का केंद्र, सेंटर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा भी गुजरती है, तो खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये स्थान अपने आप में बहुत महत्व रखता है। अगर आप लोग भी मंगल दोष या ग्रह शांति में विश्वास रखते हैं तो मंगलनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करिए। फिलहाल हमारा काफिला चलता है आगे, मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। उज्जैन की ये वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान होने से पहले शिष्य बनना सीखा था। कहते हैं किसी समय में भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन यहीं पर बिताया था। यहाँ का माहौल एकदम अलग है। भीड़ के बीच में होते हुए भी मन अपने आप शांत हो जाता है। ये है महर्षि सांदीपनि जी का आश्रम, या यूं कहें तो भगवान श्री कृष्ण का विद्यालय। इसी आश्रम में श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जैसे शिष्य शिक्षा लेते थे, जिनके गुरु महर्षि सांदीपनि जी हुआ करते थे। महर्षि सांदीपनि जी द्वारा अपने विद्यार्थियों को 14 विद्याएं सिखाई जाती थी, जिसमें वेद शास्त्र, व्याकरण से लेकर जीवन जीने तक का ज्ञान शामिल था।
इसी आश्रम से निकले भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसे दो मित्र, जिनकी मित्रता इसी गुरुकुल में हुई थी और जीवन भर निभाई गई। ये जगह दिखने में सिंपल है, पर यहाँ की वाइब आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देगी। महर्षि सांदीपनि जी का ये आश्रम अपने समय का प्रमुख गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ आयुर्वेद से लेकर युद्ध लड़ने तक की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ लगे सारे पेंटिंग और आर्टिकल उस समय की हिस्ट्री खुद बताते हैं। उज्जैन शहर घूमते घूमते अभी तक का सबसे ज़्यादा वक्त हमने इसी गुरुकुल में बिताया। अगर आप भी कभी उज्जैन आए तो इस गुरुकुल को सिर्फ देखकर नहीं बल्कि थोड़ा सा वक्त निकालकर फील ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये जगह थोड़ी भी पसंद आए तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये वही गुरुकुल है जहाँ से मिले ज्ञान, संस्कार और दीक्षा से भगवान श्री कृष्ण के जीवन की नींव बनी। भगवद गीता की रचना भले ही कुरुक्षेत्र में हुई हो, लेकिन उसका आधार इसी गुरुकुल से मिली शिक्षा थी। सांदीपनि जी के आश्रम से बढ़ते हैं आगे और पहुंच जाते हैं राजा भर्तहरि जी की गुफा तक। उज्जैन के वीर प्रतापी राजा भर्तहरि जी, जिन्होंने राजपाट छोड़कर सन्यासी जीवन बिताते हुए इस गुफा में 12 साल तक तपस्या की। कहते हैं कि इनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं का ध्यान भी इन पर गया और इंद्रदेव ने इनकी तपस्या को परखने के लिए इन पर वज्र प्रहार किया। लेकिन इनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वज्र प्रहार से गुफा का कुछ हिस्सा तो टूट गया, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें हमें यहाँ बैठे पुजारी जी द्वारा पता चलती है और बताते हैं कि इसी गुफा के अंदर से चारों धाम के रास्ते भी जाते हैं। तो गाइस, इस गुफा को देखते हुए हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि ये गुफा राजा भर्तहरि जी की समाधि स्थल है और सैकड़ों भक्त यहाँ आकर उनकी तपस्या का अनुभव करते हैं। यह जगह लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ती है। और रही बात वज्र प्रहार से टूटे हुए गुफा के हिस्से की और चारों धाम का रास्ता जाने की, तो यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है। उज्जैन की एक और ये ऐसी जगह है जो हमें त्याग और डेडिकेशन का मतलब सिखाती है। भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर ये जगह अपने आप में डिवाइन है। तो गाइस, ये थे उज्जैन के कुछ प्राचीन और दार्शनिक स्थल जो महाकाल दर्शन के लिए आए हुए श्रद्धालुओं को एक बार ज़रूर विजिट करने चाहिए। वरना बात करें यहाँ के मंदिरों की, तो यहाँ पर इतने मंदिर है कि अगर आप सब कुछ कवर करना चाहें तो आपका समय कम पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ मंदिर ख़त्म नहीं होंगे। दिन भर में उज्जैन के बड़े बड़े मंदिरों को घूमने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने कमरे पर आ गए थे और इतने थक जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता है और शाम हो जाती है। A few moments later. तो गाइज, अभी बज रहे हैं शाम के करीब 7:30 और हम लोग पैदल ही निकल जाते हैं माता हरसिद्धि के दर्शन के लिए। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से रामघाट शिप्रा आरती देखने। बात करें इस मंदिर की, तो उज्जैन की माता हरसिद्धि 51 शक्तिपीठों में से एक और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की कुल देवी मानी जाती है। उज्जैन में कुछ जगह ऐसी है जो रात में बिल्कुल अलग दिखाई देती है। माता हरसिद्धि मंदिर उन्हीं में से एक है। ये मंदिर महाकाल टेम्पल से एकदम नज़दीक में है और यहाँ पर 2 बड़े बड़े दीप स्तंभ भी हैं जो शाम को आरती के दौरान प्रज्वलित किए जाते हैं। जैसे ही दीप स्तंभ जलते हैं, पूरा माहौल इंस्टेंटली स्विच हो जाता है और पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठता है। ऐसा व्यू हमें दिन में देखने को नहीं मिल सकता, इसलिए हम लोग दिन की बजाय यहाँ पर रात में आए हैं। हम लोग यहाँ आरती के टाइम पर पहुँच गए थे, इसलिए हमें भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है और दर्शन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन भीड़ को क्रॉस करते करते कुछ देर के बाद हमें अच्छे से दर्शन भी हो जाते हैं। माता हरसिद्धि के दर्शन के बाद अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं रामघाट शिप्रा नदी के तट पर। लेकिन हुआ ऐसा कि माता हरसिद्धि के दर्शन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। इस वजह से जब हम लोग शिप्रा घाट पर पहुँचे तो शिप्रा जी की मुख्य आरती हो चुकी थी और गाइस, वो वाला मोमेंट हम लोग मिस कर देते हैं। लेकिन रामघाट पर अभी भी कुछ लोग पंडित जी को दक्षिणा देकर अपनी अपनी आरती कर रहे थे, तो हमारे ग्रुप ने भी सोचा कि नेक काम में देरी कैसी। जब हम लोग यहाँ तक आए हैं तो एक एक करके हम भी आरती कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भले ही हम लोग मेन आरती का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन जब भी उज्जैन आएंगे रामघाट पर बिताए हुए ये मोमेंट हमें हमेशा याद रहेंगे। तो गाइज़, ये था हमारा उज्जैन ट्रिप। आई होप आपको ये ट्रिप पसंद आया होगा। हमारी ये जर्नी छोटी थी, लेकिन 2 दिन के इस ट्रिप ने हमने बहुत कुछ यूनिक एक्सपीरियंस किए हैं। बात करें स्थिरमन गणेश, चिंतामन गणेश, काल भैरव या फिर मंगलनाथ मंदिर की, ये सारी जगह अपने आप में बहुत ही अद्भुत थी। फिलहाल हम लोग रेलवे ट्रैक के रास्ते रेलवे स्टेशन तक जा रहे हैं। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन है, जिससे हम लोग घरों के लिए रवाना हो जाएंगे और ये बाबा महाकाल का शहर पीछे छूट जाएगा। व्लॉग का कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। फिलहाल हम लोग व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।